मैं अमित सर नीरज टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज अपन लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर, मेजरमेंट का फर्स्ट यूनिट का लास्ट सेकंड टॉपिक टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता दिया। 2 लेक्चर क्लास लिया एरर का, आप लोग वो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखेंगे तो फिर आप लोगों को आगे समझने में परेशानी होगी। लिए फर्स्ट लेक्चर से जो भी अभी तक हुआ है वो आप लोग देख लीजिए। जैसा कि नाम के हेडिंग में ही है टाइप्स ऑफ एरर, मतलब एरर का कितना प्रकार होता है। एरर का बेसिकली अब हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं: ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। रैंडम एरर को ही हम लोग एक्सीडेंटल एरर, पॉसिबल एरर, रेसिडुअल एरर भी कहते हैं। ग्रॉस एरर जो होता है बेसिकली हम लोगों के लिए वो जो हम लोग ह्यूमन मिस्टेक जो होता है वो मेरा ग्रॉस एरर होता है। सिस्टमैटिक एरर हो गया, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया तो वो इंस्ट्रूमेंट के कंस्ट्रक्शन में या तो फिर उसका एनवायरमेंटल में या ऑब्जर्वेशन में जो गलती होती है या जो करेक्शन या एरर आता है वो सिस्टमैटिक एरर होता है। रैंडम एरर वो होता है एरर हुआ जो अचानक आ गया, अचानक, जैसा कि आप लोग मशीन, मोटर या जनरेशन में देखेंगे कि जो वे एसी फंडामेंटल में कुछ परेशानी आने के कारण इंस्ट्रूमेंट में करंट जो है हाई अमाउंट में कुछ सेकंड के लिए फॉलो होता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों का देख लीजिए ये ग्राफ चल रहा था एसी का, कोई मशीन में या मशीन में मान लीजिए ट्रांसफार्मर हो गया या मोटर हो गया, जनरेटर हो गया। कुछ समय ऐसा आता है कि वो करंट इस तरह से मूव करता है, अचानक ये करंट इतना मूव कर दिया तो ये जो कुछ सेकंड में या कुछ सेकंड में जो ये मूव कर गया, यही मेरा आता है रैंडम एरर। जो अचानक, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट में अचानक आ जाए उसे हम रैंडम एरर कहते हैं, या पॉसिबल या रेसिडुअल एरर या एक्सीडेंटल एरर होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। और सिस्टमैटिक एरर का फिर 3 टाइप है। वो है कौन कौन? कंस्ट्रक्शनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। कंस्ट्रक्शनल एरर को ही हम इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। इन्वायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर हुआ मेरा, जिसे आपको पहले यहाँ समझिए, कंस्ट्रक्शनल एरर। कंस्ट्रक्शनल एरर मतलब जो भी आप कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं अगर उसमें कुछ गलती हुआ या जो वो आता है कंस्ट्रक्शनल एरर में, जो एरर उसमें आया। इन्वायरमेंटल में आप इन्वायरमेंट के हिसाब से बनाया, मतलब पर आप वातावरण के हिसाब से, उसके हिसाब से इंस्ट्रूमेंट में जो बाहरी से धूल कण वगैरह से जो प्रॉब्लम आती है वो मेरा हुआ इन्वायरमेंटल एरर। या मॉइस्चर वगैरह से, मॉइस्चर हमारा या एयर में मेरा मॉइस्चर होता है, उसमें बहुत सारा धूल कण होते हैं, उससे जो एरर आती है वो मेरा इन्वायरमेंटल एरर होता है। ऑब्जर्वेशनल एरर आपको देखने बोला, आपने उसमें जो पॉइंटर रहता है, मान लीजिए आप लोग तो ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर आप लोग का हर एक के घर में स्टेबलाइजर होगा। आप लोग एनालॉग इंस्ट्रूमेंट देखिए, स्टेबलाइजर में एक तरफ वोल्टेज दिखाता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर 100 दिखा रहा है तो यहाँ 0 दिखा रहा है तो यहाँ 100, यहाँ 150, यहाँ 300 दिखाता है। तो आप लोग इसमें देखिएगा छोटा ऐसा रहता है, स्केल को डिवाइड करता है। अब पॉइंटर यहाँ था, अब पॉइंटर यहाँ आया तो आप लोग तो पूरा अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, तो वो पॉइंटर यहाँ है या तो यहाँ है, वो या तो यहाँ है, वो देखने के वो जो एरर आता है वो मेरा आता है ऑब्जर्वेशनल एरर में। ठीक है, आगे चलिए ग्रॉस एरर के बारे में आप लोग नोट्स में कॉपी कीजिए, उसके बारे में आप लोग को बताता हूँ। ग्रॉस एरर बेसिकली आप लोग बताए तो ह्यूमन मिस्टेक जो होता है वही लिखा हुआ है, जो इतना बताया सिर्फ उतना ही लिखा हुआ है। उसको अगर गलती होता है उसको किस तरह से करेक्ट करेंगे, उस गलती को हम कैसे सुधारेंगे, उसके बारे में और भी होगा। दीज आर द एरर मेनली ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक। यहाँ में ये मेन पॉइंट है ह्यूमन मिस्टेक, मतलब हम लोगों से जो गलती होती है
वही मेरा क्या करता है, ग्रॉस एरर करता है उसका। बिकॉज ऑफ केयरलेस, मतलब आप कहीं जल्दबाजी में हैं, कुछ मीटर रीडिंग ले लिए और उसमें आप जल्दबाजी में गलत ले लेते, क्या हो गया ये केयरलेस, आप काम के प्रति आप अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसे वही यहाँ पे हो गया केयरलेस। सच एज रॉन्ग कैलकुलेशन, मिसरीडिंग, इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इम्प्रॉपर चॉइस इंस्ट्रूमेंट फॉर गेटिंग टू जीरो। यहाँ पे मिस रीडिंग का मतलब आप देखने में जो गलती करनी है, नोट या आप देखे सही, आप रजिस्टर में किए वो मिस्टेक कर दिए, मिस्ड रीडिंग, या तो आप पढ़ने में गलती कर दिए तो मिस रीडिंग हो गया। इनकरेक्ट एडजस्टमेंट, आपको जो एडजस्ट करना था इंस्ट्रूमेंट में, जो उसका जो करेक्शन होता है वो आप ना करके उसमें डाटा गलत एडजस्ट कर दिया। अब तो सब एस्काडा से आता है तो उसमें तो प्रोग्रामिंग फिट करना पड़ता है, आप उसमें प्रोग्राम में आप गलती कर दिए तो ये भी मेरा इनकरेक्ट, इस कारण जो गलती हुआ मेरा क्या हुआ, ह्यूमन से हुआ, तो वो मतलब हम लोगों से हुआ, जो कर रहा है उससे हुआ, तो यह बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन मिस्टेक हुआ। यहाँ इसी को हम ग्रॉस एरर कहते हैं। कैन बी रिड्यूस बाय ऑब्जर्वेशन टू या मोर ऑब्जर्वर, इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, या तो हम खुद देखें या तो एक और रखें। मान लीजिए एक पर्सन है, कोई काम करने जा रहा है रीडिंग लेने के लिए, तो हम 2 पर्सन जाएंगे, तो इससे क्या होगा, एक से मिस्टेक होगा लेकिन दूसरा से नहीं होगा, तो दो पर्सन रहेंगे तो ये ग्रॉस एरर होने की संभावना कम है, ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, मतलब संभावना खत्म हो सकती है। चलिए अगला क्या था, सिस्मेटिक एरर। सिस्मेटिक एरर आप लोगों का कितना एरर था, 3 एरर था। तो पहला क्या था, कंस्ट्रक्शन एरर, या तो कंस्ट्रक्शन एरर इज आल्सो कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन एरर में क्या होगा, जो भी हम मशीन बना रहे हैं या एनर्जी मीटर बना रहे हैं, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट में हम जाते हैं, एनर्जी मीटर बनाते हैं, वाट मीटर बनाते हैं, आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट पीएमसी हो जाएगा, एमआई हो जाएगा, तो ये सब कंस्ट्रक्शन करते हैं। आपको आर्म मीटर बनाइएगा, वोल्ट मीटर बनाइएगा, गैल्वेनोमीटर बनाइएगा, तो इस सब में ये सब छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट ये सब क्या करता है, मेजर करता है। तो ये सब को हम लोग को बहुत बारीकी से सबको बनाना पड़ता है। तो उसका कंस्ट्रक्शन किया, उस कंस्ट्रक्शन में कुछ गलती रह गया तो क्या हो गया, जिसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसी समय गलती रह गया, या कंस्ट्रक्शन करने से जो गलती हुआ उसी को हम कंस्ट्रक्शन एरर करते हैं। देखिए वही का कंस्ट्रक्शन एरर में क्या क्या गलती हो सकता है, इस बारे में भी इसमें हो सकता होगा वो क्या, एरर ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव वर्न पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब वही जो पार्ट हम देख रहे हैं उसमें कुछ गलती रह गया। इनहेरेंट मतलब वही हुआ शॉर्ट कम, मतलब कुछ छोटा मोटा पार्ट जो हम गलती से मेरा रह गया। जैसे मान लीजिए वीक मैग्नेट हमको लगाना था, हम उसमें वीक मैग्नेट लगा दिए, वीक स्प्रिंग लगा दिए, कमजोर मैग्नेट लगा दिए, कमजोर स्प्रिंग लगा दिए। बैरिंग का फ्रिक्शन अच्छा नहीं था, बैरिंग का फ्रिक्शन कम था, वो हम लगा दिए, या ज़्यादा था वो लगा दिए। अगर ज़्यादा रहेगा तो उसका कैलिब्रेशन ज़्यादा आएगा, अगर कम रहेगा तो उसका वो पॉइंटर मूव भी अच्छा से नहीं करेगा। तो ये सब बैरिंग में तो ये सब होता है। कैलिब्रेशन एरर, आप जब कुछ ना गलती हो जाएगा तो उसका कैलिब्रेशन क्या आएगा, पॉइंटर का एरर आएगा। एरर ड्यू टू ट्रांसमिशन लॉसेज, मतलब अब उसके चलते मेरा ट्रांसमिशन लॉसेस मतलब क्या हुआ, ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉस होगा वो भी मेरा आ जाएगा। मतलब वह ट्रांसमिशन लॉसेस का यहाँ मतलब हुआ, मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से ये जो ट्रांसमिट कर रहा है, इसमें जो ट्रांसमिशन में जो प्रॉब्लम होगा वो ट्रांसमिशन लॉस हो जाएगा। ये ड्यू टू लोडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये सब लोडिंग इफेक्ट पे यह सब प्रभाव डालेगा, मतलब लोड पे ये सब प्रभाव डालेगा। इसको ख़त्म कैसे कर, कैन बी एलिमिनेटेड बाय कंपेरिजन मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, उसमें हम अच्छा इंस्ट्रूमेंट यहाँ एलिमिनेट होगा, ये गलती लिखा गया है, एलिमिनेट होगा यहाँ पे। तो क्या उसमें अच्छा इंस्ट्रूमेंट का अच्छा एक्यूरेट मतलब मोर एक्यूरेट मतलब बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट जो होगा उसका हम उपयोग करेंगे। तो ये मेरा जो होता है कंस्ट्रक्शन एरर क्या हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता है। मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर आप इंस्ट्रूमेंट को आपके पास मान लीजिए आमीटर का है 110 एम्पियर का थी करने के लिए मेजर करने के लिए आप 12 एम्पियर 20 एम्पियर का मेजर कर रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट का मिस यूज है, इसके कारण से भी होता है। द इंस्ट्रूमेंट विच हैज ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक मस्ट बी प्लेस्ड इन वर्टिकल पोजिशन, इट्स दे आर प्लेस्ड हॉरिजेंटल में बी नोन एज एक्यूरेट रिजल्ट। आप
इंस्ट्रूमेंट में आप ग्रेविटी को कंट्रोल करने के लिए वर्टिकल पोजीशन का इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं आपको, नहीं उसमें हॉरिजॉन्टल का लगाना था, आपने वर्टिकल का लगा दिया। इससे भी हो सकता है, या तो वर्टिकल का लगाना था, आप उसमें हॉरिजॉन्टल का लगा दिया। वर्टिकल मतलब खड़ा हुआ, हॉरिजॉन्टल में सुता हुआ, तो इससे भी प्रॉब्लम होता है, इससे भी प्रॉब्लम आएगा। तो ये सब मेरा आ जाएगा कौन सा एरर हो जाएगा, ये सब मेरा हो जाएगा कंस्ट्रक्शनल एरर। आइए बात करते हैं एनवायरमेंटल। तो एनवायरमेंटल में मेरा हो गया जैसे मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। ह्यूमिडिटी का यहाँ मतलब हो गया कि जो मॉइस्चर होता है पानी का जो आ जाता है वही मेरा ह्यूमिडिटी कहलाता है। तो वही कहता है दीज आर द एरर वेरिएशन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एक्स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड या एक्स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब की वजह से जो एरर आता है वो मेरा इन्वायरमेंटल एरर होता है। ये सब एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को शैडिंग करते हैं। क्या शैडिंग करते हैं? मान लीजिए आपके पास क्या है, मान लीजिए आपके पास मोटर है। ये देखिए मोटर का क्या होता है, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। ये आपका क्या हो गया, इस तरह रहता है मोटर, रहता है इस तरह मोटर के अंदर का कंस्ट्रक्शन रहता है। अब ये मान लीजिए मोटर है, अब इसका जो है हम लोग क्या कर देंगे, अगर हमको इन्वायरमेंटल एरर नहीं चाहिए तो इसको पूरा सेल्डिंग कर देंगे। सेल्डिंग करने का मतलब पूरा तरह से ढक देंगे और उसको वायर से टर्मिनल से यहाँ से निकाल लेंगे, या इधर से जो वायर होगा निकल जाएगा मेरा। तो ये जो हम ये कर दिए सेल्डिंग कर देंगे तो ये मेरा इन्वायरमेंटल एरर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सिंपल है कि ये आपका कोई मोटर है, मान लीजिए मोटर है, जनरेटर है, कुछ भी है, आप इसका अगर आप इस तरह से ऊपर से हम कोई परत चढ़ा देंगे या स्टेटर जो हम लोग लगाते हैं, तो ये जो हम ये क्या कर रहे हैं, सेल्डिंग कर रहे हैं। ये सेल्डिंग अगर कर देंगे तो एनवायरमेंटल मेरा एरर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यही कहता है कैन यू रिड्यूस द मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एयर कंडीशन बाय प्रोवाइडिंग द सेल्डिंग। किसके द्वारा, सेल्डिंग के द्वारा हम करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। डिस्टॉर्शन से भी आता है, तो वही मैग्नेट में या इन्वायरमेंटल एरर में जो आता है। एनर्जी मीटर में देखिएगा, आप लोग को एनर्जी मीटर पढ़ाएंगे तो उसमें देखिएगा एकदम छोटा छोटा जो है उसमें मैग्नेट लगा रहता है। वो मैग्नेट का कंस्ट्रक्शन जब आप लोग को बताएंगे वहाँ पे ये सब का सेल्डिंग का हो गया, फिर ये सभी आ सकता है, सबके बारे में पूरा आप लोग और अच्छे से समझ में आ गए। लेकिन इतना समझिए इन्वायरमेंटल एरर जो होता है मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी वगैरह के कारण जो एरर आता है वो मेरा इन्वायरमेंटल एरर होता है। इन्वायरमेंटल एरर को खत्म करने के लिए हम सेल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। आइए ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर क्या हुआ, इट इज ऑल्सो ऑब्जर्वेशनल एरर को ही हम लोग पैरालैक्स एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरालैक्स एरर। अरे इसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है, रिड्यूस बाय प्लेसिंग द पॉइंटर के स्केल। ऑब्जर्वेशनल एरर में क्या बताया था आपको, अभी आप लोगों को हमने शॉर्ट टर्म में बताया था कि ये मान लीजिए स्केल है, क्या है, स्केल है। आप लोग जानते होंगे इसमें अगर ये मान लीजिए 1 है, ये 5 है, ये 10 है, तो ये 15 है, ठीक। यहाँ पे 1 2 3 4 है, 2 3 4। यहाँ ये आपका हो गया क्या, पॉइंटर पॉइंट। क्या हो गया, ये आपका था, ये था स्केल, ये आपका पॉइंटर है। अब यहाँ पर पॉइंटर अभी देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 1 पे, ये तो आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ आने ये लगा, आपको लगा 5 पे चल गया, तो ये क्या एरर है, आपको छोटा छोटा चीज आपको खुली आंखों से अच्छा तरह से नहीं दिख सकता है, दिख रहा है, लेकिन आप देखें साइड से देखें तो आपको 1 पॉइंट कम दिखा, नहीं सामने से देखें तो कम दिखा, साइड से देखें तो यहाँ ये 5 पे दिख गया। ये साइड से देखे तो आपको यहाँ दिखा, ये साइड से देखे तो यहाँ दिखा। तो ये सब जो एरर जो आता है ऑब्जर्वेशनल एरर, तो इसको हम खत्म करने के लिए मिरर का यूज कर लेंगे या लेंस का यूज करेंगे, तो इससे एरर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगला कौन था मेरा, रैंडम एरर। तो रैंडम एरर वो तो अचानक जो एरर आता है, मतलब अचानक, मतलब कुछ भी इंस्ट्रूमेंट में जो अचानक आ गया, मतलब अचानक कुछ भी हो गया, मतलब मेरे
इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी अचानक हो गया, मोटर हो या जनरेटर हो या एनर्जी मीटर हो, वाट मीटर हो, गैल्वेनोमीटर, कुछ में भी अगर अचानक कुछ रीडिंग आ गया या अचानक कुछ प्रॉब्लम आ गया या ट्रांसफार्मर हो, तो वो मेरा रैंडम एरर रहता है। वही कहता है इस रैंडम एरर को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीडेंटल एरर, पॉसिबल एरर, रेसिडुअल एरर बोलते हैं। तो कहता है दिस एरर कैन बी वेरिएबल मैग्नीट्यूड एंड साइन कैन बी रिड्यूस द मेजरिंग द गिवन क्वांटिटी मैनी टाइम्स विथ सम कंडीशंस एंड कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन वैल्यू। या तो हम लोग कोई कैलकुलेशन से कुछ का निकाल रहे हैं, उसमें हमको मान लीजिए हम कुछ दिन के लिए रीडिंग ले लिए हैं, उसको हम कैलकुलेट कर रहे थे, अब कैलकुलेट करने में गलती हो गया, तो ये सब मेरा क्या अचानक होता है, ये सब मेरा रैंडम एरर हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग कभी सब स्टेशन का विजिट कीजिएगा, आप लोग अगर वहाँ का मेंटेनेंस के बारे में पूछिएगा, देखिएगा कुछ जैसे एनर्जी मीटर का होता है 7 दिन में लिया जाता है, लाइटिंग रजिस्टर का होता है एलए का, जिसे हम सर्च रजिस्टर बोलते हैं, वो सब 10 दिन में लिया जाता है। अब कुछ ऐसा होता है जो कि पर डे लिया जाता है, कुछ रीडिंग जो होता है पर डे लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो जो वेरिएशन ना आए, तो अब वो वेरिएशन को कैलकुलेट हर एक 7 दिन में वो लोग कैलकुलेट करना देखना पड़ता है। आप जैसे आप लोग रिले का जब रीडिंग लीजिएगा तो उसमें 1-1 सेकंड का मायने लगता है। आप जैसे अगर कोई एनर्जी मीटर रिले के थ्रू कनेक्ट है तो आप उसमें लीजिएगा, एक एनर्जी मीटर का में जो टाइम होगा वो होगा, एक आप लोगों के पास जो घड़ी है जो आप लोग टाइम देखते हो वो होगा, उसमें 1-1 सेकंड के बीच का अंतर दिखा जाता है। आपने कितना टाइम पे एनर्जी मीटर का रीडिंग लिया और आपने एनर्जी मीटर के टाइम के हिसाब से अपने जो घड़ी है आपके पास वो कितना 1-1 सेकंड का उसमें देखा जाता है। तो वो जो एरर आता है वो सब क्या आता है अचानक, मतलब आप देखने में अचानक, उसी कारण उसको देखा जाता है। अगर आप मान लीजिए अभी कितना अब आप 7:05 में देखें, आप फिर ये आपका मीटर रीडिंग हुआ, अब 7:05 या 16 सेकंड में आपका हुआ, क्या चीज़ का रीडिंग हुआ, ये आपका रीडिंग हुआ जो आपके मोबाइल या जिसमें भी आप देख रहे हैं, तो वो उसके बीच में मतलब कितना सेकंड का अंतर था, 5 सेकंड का अंतर था। आप मान लीजिए इसको कैलकुलेशन करने में आप 6 सेकंड ले लिए, 4 सेकंड लिख दिए, तो वो सब जो एरर होगा वो सब क्या होगा, रैंडम, ये सब क्या था अचानक होता है। इसको ख़त्म करने के लिए आप कैलकुलेटर का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैलकुलेटर का कर सकते हैं, या कुछ भी चीज़ जो कैलकुलेटर का ये स्टैटिस्टिकल है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, अर्थमेटिक है, तो कैलकुलेटर का ही उपयोग करेंगे क्या। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट, अगला क्लास में हम लोग बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन या तो एनालॉजी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। तो एनालॉजी इंस्ट्रूमेंट का जो होता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग को जानना पड़ेगा, जो कि हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए ये सब रहना क्या है ज़रूरी है। तो वो कौन कौन सा है तो हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में एनालॉजी इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हम लोग को उसका एक्यूरेसी देखना पड़ता है, प्रिसीजन देखना पड़ता है, उसका सब चीज़ देखना पड़ता है। लगभग 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट को एक बारीकी से मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। तो पहला देखिए एक्यूरेसी, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट लेंगे, अगर ले रहे हैं हम इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, हम मेजरमेंट पढ़ना था, मेजर करने के लिए करने के लिए ही पढ़ेंगे, तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए वो उसका जो एक्यूरेसी रहना चाहिए बहुत अच्छा रहना चाहिए। ये इसको हम देखेंगे। इसमें एक एक्यूरेसी द रिफर टू डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। हम एरर में आप लोगों को ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में डिफरेंस भी बताए थे, क्या होता है ट्रू वैल्यू, क्या होता है मेजर वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, सारा के बारे में आप लोग को डिस्कस किए पिछले लेक्चर में। आप लोग वो लोग जरूर देखिएगा, बिना वो आप लोग मेजरमेंट का वो बेसिक है उसको देखना आप लोगों का मस्ट है। आगे को हर एक बारीकी से समझने के लिए मेजरमेंट मेजरमेंट जो है बहुत टफ चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक्स जिस तरह आप लोगों को टफ लगता है इस तरह मेजरमेंट भी है। इसमें छोटा छोटा कंपोनेंट, छोटा छोटा वर्ड को भी आप लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो
तो एक्यूरेसी उसका रहना चाहिए एकदम परफेक्ट ना चाहिए, मतलब 100%। अगर किसी मशीन का हम लोग को जिस तरह एफिशिएंसी आप पढ़ते हैं, एफिशिएंसी जानते हैं कि 100% होता है, उसी तरह एक्यूरेसी जो है 99% रहना चाहिए, 99.9%। कोई भी इंस्ट्रूमेंट में अगर 99.9% रहना चाहिए एक्यूरेसी, तब वो जो है मेजरमेंट आपका सही होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा एरर आ जाएगा। इसमें मिली जो है मिली माइक्रो में समय मेजरमेंट में डिफरेंस होता है। अगला पॉइंट है प्रिसीजन। प्रिसीजन वह पॉइंट हुआ, मान लीजिए प्रिसीजन के बारे में समझ लीजिए, मान लीजिए ये आपका कुछ है, तो ये जो प्रिसीजन मतलब हुआ आपका, मान लीजिए ये पॉइंट है, आपको देखेंगे गोला जो है इस तरह दिया रहता है, एक बीच में ये पॉइंट दे देता है, ये पॉइंट दे दिया, कहता है कि आपको जो है इसी पे बॉल को मारना है, या तो तीर रहता है मारना है। तो आपने एक बार यहाँ मारा, फिर एक बार यहाँ मारा, मतलब उसके इर्द गिर्द मार रहे हैं, तो ये आपका प्रिसीजन हुआ। यहाँ मार रहे हैं, तो ये क्या होगा, बहुत बड़ा हो गया, ये प्रिसीजन नहीं। तो हर इंस्ट्रूमेंट का आपने आपका एक्यूरेसी जो रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, अगर आप इस पॉइंट पे मार रहे, तो अगर इसके इर्द मार रहे, तो ये आपका प्रिसीजन हुआ, मतलब ये प्रिसीजन गलती हुआ। ये आपका ये था, मारना था यहाँ, मार रहे हैं यहाँ, तो ये आपका बहुत बड़ा एरर हो गया, वही कहता है प्रिसीजन। तो देखिए, इट इज द टर्म विच डिस्क्राइब द इंस्ट्रूमेंट डिग्री फ्रीडम फॉर रैंडम मिरर। वो जो रैंडम मिरर आता है, मतलब इर्द गिर्द जो आता है, वही मेरा प्रिसीजन है। द लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग आर टेकन ऑफ द सेम क्वांटिटी बाय हाई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, देन द डेविएशन रीडिंग विल बी वेरिएशन, मतलब छोटा मोटा एरर रहना चाहिए, इतना इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन हाई रहना चाहिए। हाई प्रिसीजन डज नॉट इम्प्लाई एनी अबाउट एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी ये डिफाइन नहीं कर सकता है प्रिसीजन अच्छा है या खराब है। प्रिसीजन इज ए मेजर ऑफ रेपिडेबिलिटी। रेपिडेबिलिटी के बारे में भी अभी आप लोगों को हम बताएंगे। रेपिडेबिलिटी क्या होता है कि मतलब हम एक्यूरेट करें, जो हम मेजर किए एक्चुअल वैल्यू है, मतलब उस एक्चुअल वैल्यू तक हम कर रहे हैं, वो रेपिडेबिलिटी होता है। बायस का ध्यान रखते हैं, दैट इट डिस्क्राइब द कांस्टेंट एरर व्हिच एग्जिस्ट ओवर फुल रेंज मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब ओवर जो फुल रेंज जो होता है मेजरमेंट का, वो होना चाहिए। रेपिडेबिलिटी, तो it is the characteristics of the precise instrument which is describe the closeness of the output reading same in the input, मतलब जो हम इनपुट दिए हैं उसके आसपास अगर मेरा आउटपुट मिला, तो वो क्या है, रेपिडेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, रेपिडेबिलिटी आर ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। रेपिडेबिलिटी और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसका टाइम पीरियड क्या रहना चाहिए, बहुत कम रहना चाहिए। और रिप्रोडक्टिबिलिटी क्या होता है, इट इज अ क्लोजनेस ऑफ आउटपुट रीडिंग व्हेन सेम इनपुट द अप्लाई रेपिडेबिलिटी डिफरेंट टाइम, मतलब हर एक डिफरेंट टाइम पे जो है मेरा जो इनपुट दिए हैं वो आउटपुट के क्लोजनेस आता है, वो मेरा रिप्रोडक्टिबिलिटी होता है। ठीक है, सेंसिटिविटी क्या हुआ, जिस तरह आप इफिशियंसी पढ़ते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट, सेम इस तरह मेजरमेंट में या इंस्ट्रूमेंट में सेंसिटिविटी होता है। सेंसिटिविटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हाई रहना चाहिए। सेंसिटिविटी का होता है चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। वही इनवर्स सेंसिटिविटी इज नोन एज इनवर्स ऑफ सेंसिटिविटी इज नोन एज इनवर्स सेंसिटिविटी आर स्केलिंग फैक्टर या तो डिफ्लेक्शन फैक्टर। इनवर्स सेंसिटिविटी को हम लोग इनवर्स सेंसिटिविटी या स्केलिंग फैक्टर या डिफ्लेक्शन फैक्टर बोलते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। एक चीज़ और याद रखिएगा, सेंसिटिविटी अगर सेंसिटिविटी दे दिया आपको, अगर करंट निकालने करा तो 1 अपॉन आराम से करंट कर दीजिएगा, यही आपको आ जाएगा। अगर आपको करंट दे दिया, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट का कहा जाए इसका सेंसिटिविटी निकालिए, तो सेंसिटिविटी बराबर 1 अपॉन करंट, ये जो आ जाएगा सेंसिटिविटी आ जाएगा।
रिजोल्यूशन हो गया, इट इज डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट, मतलब उसका स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट जो होता है वही मेरा रिजोल्यूशन होता है। या हाई रिजोल्यूशन ऑलवेज प्रीफर्ड, हम जो इंस्ट्रूमेंट में जो रिजोल्यूशन को हम रखते हैं वो हमेशा क्या रखते हैं, हाई रखते हैं। और ड्रिफ्ट जो होता है, ड्रिफ्ट मीन्स वेरिएशन इज रीडिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अनुसार जो चेंज होता है वही मेरा, टाइम के अनुसार जो वेरिएशन होता है वही मेरा ड्रिफ्ट कहलाता है। इट इज अनडिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स, ये जो है अनडिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स है। अब अनसर्टेनिटी क्या होता है, इट इज इंडिकेट द प्रोबेबल लिमिट ऑफ एरर, प्रोबेबल लिमिट ऑफ एरर जो बताता है वही मेरा अनसर्टेनिटी होता है। लो अनसर्टेनिटी ऑलवेज प्रीफर, अनसर्टेनिटी को जो है हमेशा लो अनसर्टेनिटी को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इट इज ए अनडिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स, अनडिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स जो भी होता है वो हम लो प्रोवाइड करते हैं। उसका क्या होना चाहिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अनसर्टेनिटी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, आगे करते हैं हम डेड टाइम क्या होता है मेरा, डेड टाइम और डेड जोन। डेड टाइम वह टाइम होता है द टाइम बिफोर द इंस्ट्रूमेंट, डेड टाइम देखिए क्या होता है, द टाइम ऑफ बिफोर द इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट टू रिस्पॉन्स आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन चेंज द डेड टाइम जो मेरा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इट इज अनडिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स, ये भी जो ये होता है क्या होता है, अनडिजायरेबल क्वांटिटी है। डेड टाइम वो टाइम हुआ जो इनपुट के बाद जो हमको रिस्पॉन्स मिलता है वही मेरा क्या होता है, डेड टाइम होता है। और डेड जोन होता है, इट इज द लार्जेस्ट चेंज ऑफ इनपुट क्वांटिटी विच देयर इज नो आउटपुट इंस्ट्रूमेंट। मेरा डेड जोन होता है, हमने इनपुट दिया और जो आउटपुट मिला वो बहुत चेंजेस आ गया तो वो मेरा हो जाएगा डेड जोन। डेड जोन हमेशा क्या रहना चाहिए, लो डेड जोन होना चाहिए। इट इज अनडिजायरेबल, ये भी क्या होता है, अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। आज के लिए इतना ही, आगे हम एनालॉजी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू इन दिस वॉचिंग वीडियो। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत कम व्यू आता है आप लोगों के वीडियो में, इसलिए कमेंट भी कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी तो आराम से कमेंट कर दीजिए या मैसेज कर दीजिए, कोई दिक्कत ना है। ओके, थैंक यू।